स्टैटिक से स्टार्ट करें तो हम लोगों ने सबसे पहले फ्लूइड स्टैटिक निकाला था। तो हम लोगों ने सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाली थी। हम लोगों ने देखा था सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, रो जी ए एच बार। ये हम लोगों ने डराइव करा था। उसके बाद हम लोगों ने सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला डराइव किया था, एच सी पी विच इज इक्वल टू एच बार प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। ए एच बार जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला डराइव किया था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने बाइंड फोर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। बाइंड फोर्स क्या होती है बता सकते हो भाई? यस सर। हाँ, कोई भी मतलब बिल्कुल हिंदी में, बिल्कुल प्योर लैंग्वेज में बताओ, बिल्कुल सर सादी जब लैंग्वेज। सर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में सर इमर्ज करते हैं तो फिर उसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स लगता है सर, जो फ्लूइड लगाती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वही सर बाइंड फोर्स। दीपक क्या इसने सही बताया? अनंत ने सही बताया? यस सर यही है। मनदीप मलिक सही बताया आनंद ने? मनदीप मलिक। आसिफ यस सर। सही है, सही बताया आनंद ने ना? यस सर। ठीक है, तो ये वो देख लेते हैं हम लोग। मतलब कि जब कोई भी बॉडी फ्लूइड में पार्शियली या फुली इमर्ज हो या सबमर्ज्ड हो, चाहे पार्शियली हो चाहे फुली हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसके ऊपर जो फ्लूइड लगा रहा है बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बाइंड फोर्स विच इज डिनोटेड बाय एफ पी। ठीक है, नेक्स्ट जो लोकेशन होगी सेंटर ऑफ बाइंड फोर्स की, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ बाइंड से। मतलब जो जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ बाइंड से एक्ट कर रहा है उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ बाइंड से, जिससे बाइंड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये लोकेशन क्या होगी? लोकेशन होगी सेंट्रॉइड ऑफ अ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी है, वो बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है, तो ऑब्वियसली बात है इतनी इस शेप का उसने बॉडी जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा मेरा सेंटर ऑफ बायंसी। बट अगर यही बॉडी मेरी हाफ सबमर्ज्ड है, मतलब पूरी सबमर्ज नहीं है, हाफ इमर्ज्ड है ये, और इसमें सिर्फ कितना पोर्शन सबमर्ज है, इतना पोर्शन, तो जो सबमर्ज पोर्शन का जो सेंटर ऑफ बायंसी, जो सेंट्रोइड होगा, वही होगा मेरा सेंटर ऑफ बायंसी। क्लियर है? ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे ना? यस सर। दूसरा, थर्ड हम लोगों में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी थोड़ा हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो आसिफ बताएगा मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। सर जब कोई ऑब्जेक्ट सर हम फ्लूइड में इमर्स करते हैं सर, तो फिर अपवर्ड फोर्स लगती है, अपवर्ड थ्रस्ट सर, वो इक्वल होती है सर वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। गुड। when a certain body या फिर any body fully immersed or submerged in a fluid, then upward force acting, upward force कौन सा? बायंड फोर्स की बात कर रहा हूँ। upward force acting on it is equals to the weight of the fluid displaced। इसको हम लोगों ने एक एग्जांपल से भी देखा था कि अगर एक कंटेनर में हम लोगों ने वाटर को फिल किया और उसके ऊपर एक हमने नोजल लगा रखी है, मतलब हल्का सा भी वाटर लेवल राइज किया तो यहाँ से वाटर इस नोजल से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कलेक्ट करना, और जैसे ही मैंने इसके अंदर फ्लूइड डाला तो इसके अंदर से जो वाटर निकला बाहर, तो जो ये वेट होगा, जितना वेट निकला वाटर का बाहर, ये जो वेट होगा इसका, वो इक्वल होगा किसका? किसके? जितनी बाइंड फोर्स पे एक्ट हो रही है उसके। ये बोला था साइंटिस्ट ने जिसका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। तो यहां तक तो हम लोगों को सारी बात लास्ट लेक्चर में क्लियर हो गई थी आई थिंक। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। हाँ। अब मैं एक चीज तुम लोग बताता हूँ, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड बॉडी।
मतलब सपोज करो कोई बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है या फिर हाफ सबमर्ज्ड है, तो किस डायरेक्शन में उसके अंदर ऊपर वेट लगेगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा वाटर लेवल है, तो कोई बॉडी मेरी हाफ इमर्ज्ड है, मैं हाफ इमर्ज करके ऐसे सपोज करो कोई बॉडी इमर्ज है, तो मैंने जैसे बताया था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के, और हर पॉइंट पे लगेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, लगेगा या Yes, नहीं लगेगा, लगेगा ना हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे yes इसकी sir. बॉडी पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो सपोज करो ये लग रहा है या ये लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, ये लग रहा है, ऐसे यहाँ भी लग रहा है, ऐसे यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, इन सारी फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो सारे के सारे बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इक्वल हो जाती है 0। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने हमेशा जो बायएंड फोर्स लिया है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लिया है। मतलब कि जब भी कोई बॉडी हमारी वाटर में सबमर्ज या इमर्ज हो तो उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं करती, उस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है विच इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और वो भी वर्टिकल डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स जो होगी, रिजल्टेंट फोर्स वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगी, और वो भी जो एक्ट करेगी वो हमेशा करेगी वर्टिकल डायरेक्शन। बात क्लियर है। Yes. और ये फोर्स होगी मेरी कौन सी, बायएंड फोर्स, विच इज इक्वल्स टू एफ बी। इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोला। रीजन के साथ क्लियर है ना, क्यों अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी ये हमेशा Yes sir. सबको। Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ बॉडी in upward direction, that is equals to FB। FB की बात कर रहा हूं, FB की वैल्यू निकालनी है मुझे। FB क्या है, नेट अपवर्ड फोर्स, यही तो मेरी FB है ना। Yes sir. तो मैं कह रहा हूं कि एक मेरे पास एक वाटर का लेवल है, उसके नीचे एक मैंने सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर किया, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट, कोई भी सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, सिलेंड्रिकल बॉडी इसके अंदर पड़ी हुई है एक मेरी। ठीक है, तो अब ऑब्वियस ही बात है, मैं इसमें जैसे कि तुम लोगों को बता चुका हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो लग ही नहीं है, सिर्फ एक दो कंपोनेंट लग रहे हैं, वो सिर्फ लगेगा वर्टिकल कंपोनेंट। बात तो क्लियर है ना यहाँ पे। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो इसके अंदर लगेगा, तो वो दो फेजेस हैं वर्टिकल इसके अंदर, एक टॉप और बॉटम। तो बॉटम पे फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने P1 प्रेशर लग रहा था, तो P1 इंटू ए ये हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो गई। बॉटम पे जो लग रहा था वो है P2A, मान लो P2A। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वही मेरा बाइंड फोर्स होगा। बाइंड फोर्स की डेफिनेशन क्या थी, नेट अपवर्ड फोर्स, यही थी ना। Yes. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन we can say FB is equals to P2A minus P1A। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। No sir. और A को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू बाइंड फोर्स। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अनंत को छोड़कर और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। No sir. क्योंकि प्रॉब्लम होगी अभी क्लियर कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सपोज जो अपर फेस है ये x डिस्टेंस पे है सरफेस से, लेट बॉडी इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, और बॉडी की जो लेंथ है वो है सपोज करो कैपिटल L।
कैपिटल एल लेंथ है। तो टॉप पोर्शन पे कितना लगेगा प्रेशर, दीपक बताना जरा, इस पोर्शन पे कितना प्रेशर लग रहा होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दीपक? इस पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा? क्या सर अपवर्ड या सर डाउनवर्ड? जो मैं पॉइंट बनाया है यहाँ पे ग्रीन कलर का, इस पॉइंट पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा? मैं सिंपल बात ही कर रहा हूँ सर P2A। अरे पी की तो फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, पी क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रेशर ऑन अ पॉइंट, एरिया। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ पॉइंट, बार बार तुम लोगों को बता चुका हूं, हमने दो चीज पढ़ी है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ पॉइंट, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ प्लेन, ये दो चीज पढ़ी है हम लोगों ने। तो मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ पॉइंट की बात कर रहा हूं। दीपक बताओ। किसी पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा? पढ़ा है? हाँ या ना की बात करो, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आसिफ क्या होगा? रो जी एच सर। रो जी एच, एच की वैल्यू क्या है? एक्स। सिंपल सी एक्स बात है है, सर। बार बार बता रहा हूं ना कि देखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ पॉइंट हमने डराइव किया है, उसके बाद डराइव किया हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस, उसके बाद सेंटर ऑफ प्रेशर डिफाइन किया हम लोगों ने। सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब प्लेन सरफेस पे किस पॉइंट पे लगेगा, बट यहां तो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं सपोज करो, इस प्रेशर की, फिर उस पूरे प्रेशर को मैंने एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो फोर्स बन गया। तो क्या हो गया? रो जी एक्स प्लस एल, क्योंकि पहले P2 है ना, तो ऐसे लिख सकते यस हो सर। उसको, रो जी एक्स प्लस एल माइनस रो जी एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो A इक्वल्स टू रो जी एक्स प्लस रो जी एल माइनस रो जी एक्स। रो जी एक्स से रो जी एक्स कैंसिल आउट, तो रो जी एरिया इंटू एल लेंथ विच इज इक्वल्स टू बाइंड फोर्स। और ये क्या, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। 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 तो रो जी वी बार, बट ये वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड है। वी बार क्या है? क्यों सबमर्ज्ड है पता है ना? यस सर, सेंटर ऑफ सबमर्ज्ड क्यों है बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक केस है तुम्हारे पास जिसमें ये आधा ऊपर है और आधा अंदर है, आधा या कुछ पोर्शन इसका ऊपर है, कुछ पोर्शन अंदर है। तो अब कितने पोर्शन बाइंड फोर्स में करेगा काम? सिर्फ इतना पोर्शन, ये वाला। इस पे तो बाइंड फोर्स लगेगा, जो वाटर के ऊपर है उस पे भी लगेगा बाइंड फोर्स। यस सर। वाटर सिर्फ नहीं उस पे, इस पे तो इसलिए हम लोग कंसिडर करेंगे इसका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, ये है वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। बात क्लियर है? यस। Or we can also say that a buoyant force is equals to the buoyant force is equals to वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड को क्या लिख सकते हैं हम लोग? रो जीवी, मास ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, मास ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? यस सर। और इसको लिख सकते हैं मास ऑफ एम डैश इंटू जी अपॉन रो एस अपॉन रो, लिख सकते हैं ना? तो रो एस, रो को नीचे लेके रो एस के नीचे, तो एफ बी इज इक्वल्स टू एम डैश जी, और ये क्या हो गया मेरा? रिलेटिव डेंसिटी आर डी। वेरस रिलेटिव डेंसिटी, अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है जो न्यूली एडमिटेड उन लोगों को पता है क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, या फिर डेंसिटी
of first body to the density of, मतलब एक किसी चीज के रेस्पेक्ट में दूसरी चीज की डेंसिटी कितनी है। मतलब दो चीज है मेरे पास, फॉर एग्जांपल वाटर और केरोसिन है, मैं कह रहा हूँ केरोसिन की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में कितनी है, तो R1/2 इज इक्वल टू ρ1/ρ2। यहाँ पे अगर मैं केरोसिन और वाटर में कंपेयर कर रहा हूँ तो रो डेंसिटी ऑफ केरोसिन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो गया मेरा रिलेटिव डेंसिटी। तो अपने वाले केस में क्या है, रो एस अपॉन रो, एक तुम रो एस क्या है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रो क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो इसको हम लोगों ने ले लिया रिलेटिव डेंसिटी। तो अपने केस में आर डी क्या होगा मेरा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और एम डैश क्या होगा मेरा, एम डैश इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। दीपक कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। सर वो निखिल राज का सर एक्सीडेंट हो गया सर, आपके पास फोन आया होगा सर निखिल का। नहीं मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। मतलब वैसे ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं सर, पैर फ्रैक्चर हो गया सर, वैसे ठीक है पर बेड पे लेटा हुआ है सर निखिल राज। ओके चलो ठीक है, ध्यान रखना बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी? नो सर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की। कोई बता सकता है क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होगा, मतलब क्या है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का? नाम से समझ में आ रहा, फ्लोटेशन, फ्लोटेशन मतलब फ्लोट, मतलब कि ये सकते हैं किसी भी चीज के फ्लोट होने के पीछे क्या प्रिंसिपल होगा, यही तो सर, मतलब है ना। आर्किमिडीज हो सकते हैं सर। क्या क्या बोल रहा हूँ? हाँ बताओ क्या होगा। सर जब कोई बॉडी अपने वेट के इक्वल में वाटर को डिस्प्लेस कर देती है तो वो फ्लोट करती है, मतलब तैरती है सर। एग्जैक्टली, गुड। इसको तुमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कंपेयर कर दिया, चाहे तो इसको नॉर्मल भी बता सकते हो। तुमने क्या कहा कि जो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, जो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है बॉडी के थ्रू, मतलब जो बॉडी मैंने पानी में डालने के बाद जितना वेट को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, जितना वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस कर रही है, अगर वो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड अपने ही फ्लूइड के वेट के, अपने ही वेट के बराबर हो, तब वो बॉडी फ्लोट कर देगी। कहने का मतलब ये था ना, तुम्हारा कहने का मतलब है कि जितना भी वेट डिस्प्लेस कर रही है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायंड फोर्स, एफ बी। एफ बी क्या है, यस। एफ बी क्या है, एफ बी क्या है, एफ बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ फ्लूइड फ्लूइड डिस्प्लेस। डिस्प्लेस्ड, यस सर। डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। यही तो था ना, यही बोला ना आर्किमिडीज ने, आर्किमिडीज ने। यस। अगर वो बराबर हो जाए खुद के वेट के, खुद के वेट के, खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, विच इज इक्वल टू mg, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स अगर नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर आ जाए तो कोई भी बॉडी मेरी फ्लोट कर जाएगी। यही यही बात है ना। यस। यस सर। हाँ तो मतलब अगर एफ बी बायंड फोर्स अगर बराबर हो जाए वेट के, mg के, तो मेरी बॉडी क्या होगी, मेरी बॉडी फ्लोट कर जाएगी, देन बॉडी विल फ्लोट। सही है। यस सर। तो अब mg इज इक्वल टू बाइंड फोर्स क्या होता है मेरा, अभी मैंने निकाला बाइंड फोर्स क्या होता है, m डैश g अपॉन आर डी। यस। g से तो g कैंसिल आउट हो गया, m क्या है यहाँ पे, m क्या है, सबमर्ज मास। कौन सा मास, सबमर्ज्ड मास। सब
अरे सबमर्ज्ड मास को तो हमने m डैश से किया ना, टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ द बॉडी, चाहे वो सबमर्ज्ड हो या ना हो, क्योंकि पूरा पूरा वेट में जो पूरा वेट होगा बॉडी का उसमें तो पूरा मास पार्टिसिपेट करेगा ना। और m डैश क्या है मेरा, सबमर्ज्ड मास, जितना वो फ्लूइड के अंदर है। ठीक है, तो वी कैन से दैट m डैश इज इक्वल टू m इंटू आर डी, m इंटू आर डी। ठीक है, या फिर m डैश अपॉन m इज इक्वल टू आर डी। आर डी क्या होगा मेरा, Yes. आर डी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, With respect to density of fluid. डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब मुझे पता है अपने केस में, एक तो ये चीज होगी, ये तो अपना अलग हो गया। मुझे पता है कि जो सबमर्ज्ड मास होगा वो हमेशा कम होगा m से या बराबर होगा, मैक्सिमम बराबर हो सकता है, Yes sir. यही होगा ना। Yes sir. Yes sir. या कोई केस ऐसा हो सकता है जिसमें m डैश इज ग्रेटर देन m, नो सर, नो नहीं सर। नहीं हो सकता ना। no. तो इसका मतलब m डैश अपॉन m इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। Yes sir. अब इस इक्वेशन पे आओ, तो जब m डैश अपॉन m लेस देन इक्वल टू 1 है और m डैश अपॉन m इज इक्वल टू rd है, तो सो rd इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। Yes sir. बात क्लियर है सबको? Yes. यस सर। नई पॉइंट क्लियर है तो बता दो अभी। और rd क्या है मेरा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड Fluid. इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये Fluid. क्यों, इसका मतलब क्या है? दिस इज द Sir, float कंडीशन करते हैं. ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। ये क्यों हमने इतना लंबा चौड़ा बवाल किया, क्योंकि ये कंडीशन है एक फ्लोटेशन की। Yes sir. कोई भी चीज फ्लूइड में तभी फ्लोट करेगी जब उसकी डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी। जब उसकी डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी तभी कोई भी चीज पानी में फ्लोट करेगी। अगर पानी में ऑयल फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। Yes sir. ये चीज को हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया, प्रूफ करा इस चीज को। ठीक है, एनी बॉडी विल float in a fluid only when density of body, or only when density of body Is less than. is less than density of fluid मतलब रो एस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, बात ठीक है। और एक केस हो रहा है, एक कंडीशन और है, अगर इफ रो एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं किसी केस में, Yes sir. then top of body is coincide with top surface of fluid। ठीक है,
ये आपको एग्जाम्पल अगर देखना है तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो आइस एंड वाटर का। यस सर। अपने वाटर में जब आप आइस क्यूब डालते हो तो आइस क्यूब बिल्कुल वाटर के लेवल पे ही मिलेगी ऑलमोस्ट, आपको थोड़ा बहुत ऊपर होगी, बहुत थोड़ा माइन्यूट आपको दिखेगी नहीं, बट जो वाटर के अंदर डालोगे तो आइस क्यूब बिल्कुल ऐसे वाटर के ऊपर आपको ऐसे दिखेगी। दिखती है आइस क्यूब ऐसे? वाई? बिकॉज यस सर। डेंसिटी ऑफ आइस क्यूब is almost equal to the density of water. क्लियर है बात? यस यस सर। चलो तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन पढ़ोगे। A body is submerged in container having fluids of different specific gravity as shown in figure. Find the fraction of a body in oil is in water. ठीक है, एक बॉडी है मेरी, ये तो मैंने सिलेंड्रिकल शेप बना दी, मुझे नहीं पता किस शेप की बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है मेरी, ये बॉडी दो लिक्विड के बीच में फंसी हुई है। आधा ऊपर ऑयल है, ये ऑयल है जिसकी डेंसिटी हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में, विच इज इक्वल टू 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी है। नीचे वाटर है, नीचे वाटर है, और वाटर की डेंसिटी हम लोगों को पता ही है, कितनी होती है वाटर की डेंसिटी? 1000 kg per meter। 1000 वाटर की डेंसिटी हम लोगों को पता ही है, वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये इन दोनों की, सॉरी, ये जो बॉडी है दो फ्लूइड्स के बीच में है, तो उसने पूछा कि कितना पोर्शन जो वाटर का, कितना पोर्शन बॉडी का ऑयल में, कितना पोर्शन बॉडी का वाटर में, मतलब कितना पोर्शन वाटर का, कितना पोर्शन वाटर का बॉडी का उसमें ऑयल में, कितना वाटर में, मतलब कि इन दोनों का रेशो बताना है। इसका रेशो डिवाइडेड बाय, या ऊपर इससे कर देते हैं, इसका रेशो ऊपर वाली बॉडी का डिवाइडेड बाय नीचे वाली बॉडी का रेशो। ठीक है, ये बताना। तो जब इस टाइप की कभी भी सिचुएशन देखो तो सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। पहली चीज, मतलब कहीं भी इस चीज, कभी कहीं भी फ्लूइड में अगर ऐसा आपने किसी चीज को फ्लोट होते हुए देखा दो उसके बीच में कहीं पे, तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, वो भी स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? एफ बी इज इक्वल टू एम जी, यही होता है ना? यस। तो अब सपोज करो हम लोग करते हैं, लेट एम डैश इज द मास ऑफ बॉडी इन ऑयल। मतलब ऑयल के अंदर एम डैश मास है बॉडी का, मुझे नहीं पता एम डैश कितना है, एम डैश है। तो वाटर के अंदर कितना हो जाएगा मास? सर m माइनस m डैश हो। हाँ, तो फिर उसके बाद हो जाएगा बचा हुआ मास वाटर के अंदर, वो और तो कोई जगह है ही नहीं, तो m माइनस m डैश जो है मास जो है वो वाटर में हो गया, मास इन वाटर। तो अब यहाँ पे बायएंड फोर्स में तो दो फ्लूइड लग रहे हैं, तो दोनों फ्लूइड अपना अपना वो लगाएंगे। तो m डैश पे कौन लगा रहा है अपना ऑयल, और m माइनस m डैश पे लगा रहा है वाटर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m डैश g, सॉरी वन सेकेंड, m डैश g अपॉन आर डी। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अच्छा हाँ, बॉडी की भी डेंसिटी हम लोगों को दे रखी है, बॉडी की डेंसिटी है रो एस 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
तो यहाँ पे मैंने कर दिया आरडी क्या होगा 900 डिवाइडेड बाय फ्लूइड कितना 800 प्लस ये किसके थ्रू हो गया, ये क्या है FB ऑफ ऑयल, बाइंड फोर्स ऑफ ऑयल। यस सर। अब वाटर कितना लगा रहा है m माइनस m डैश g अपॉन मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी तो 900 ही है डिवाइडेड बाय फ्लूइड की डेंसिटी अपॉन 1000। तो ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लग गया ना, ये है वाटर, ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग उसको कर लेते हैं, जी से तो जी कैंसिल आउट हो गया, दूसरा कलर ले लेते हैं, जी से तो जी कैंसिल आउट हो गया, सारे जी कैंसिल आउट हो गए, और ये 00 से 00 कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों के। तो ऐसे लिख लें इसको, m इज इक्वल टू 8m डैश अपॉन 9 प्लस ये 10 ऊपर चला जाएगा 10m माइनस m डैश अपॉन 9, लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। या फिर 9m इक्वल्स टू 8m डैश प्लस 10m माइनस m डैश। ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9m इज इक्वल्स टू 8m डैश प्लस 10m माइनस 10m डैश। तो उसको 9 को इधर ले जाते हैं और 10 और 8m डैश को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो गया 2m डैश इज 2m डैश इज इक्वल्स टू m, 2m डैश इज इक्वल्स टू m और m डैश अपॉन m इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका हुआ कि हाफ बॉडी जो है वो हाफ बॉडी इज इन ऑयल, ऑयल के अंदर आधी बॉडी है, यस सर। और बची हुई अब हाफ अगर ऑयल के अंदर है तो कितना बचा, हाफ ही बचा। हाफ ही बचा, हाफ ही बचा। तो उसके बाद जो हाफ बॉडी होगी वो वाटर के अंदर है, हाफ बॉडी इज इन वाटर। समझ में आया ये वाला, नहीं आया बताओ केस? यस यस सर। आज सबको आ गया? यस। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है हमारा नेक्स्ट, विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट। ये कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट क्या होता है? ट्रू वेट ऑफ वेट बॉडी। हाँ गुड, जो हमारा जो एक्चुअल वेट होगा और जितना हम लोगों को शो होता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू वेट और रियल वेट। रियल वेट, ये ट्रू वेट और रियल वेट कैसे निकालेंगे? ये जनरली जो अप्लाई होता है जनरली स्प्रिंग्स वाले पे, जो वेइंग स्केल, स्प्रिंग वाले जो वेइंग स्केल होता है ना उसके लिए है ये। स्प्रिंग क्या, वैसे तो नॉर्मल वाले भी सारे स्प्रिंग वाले ही होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग वेइंग स्केल है, उससे एक कोई भी सर्टेन मास लटका हुआ है। ठीक है, तो ये क्या रिकॉर्ड करता है? ये क्या रिकॉर्ड करता है? ये स्प्रिंग यहाँ पे जो लगा होगा ये क्या बताएगा मुझे? सर ये बॉडी का वेट चेक कर रहे हैं सर, कितने ये बॉडी का वेट नहीं बताता है, ये बताता है इस थ्रेड की टेंशन। नीचे की तरफ
अगर ये mg लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन डेवलप हो रही है T। तो ये जो कैलकुलेट करता है, ये करता है टेंशन, टेंशन इन स्प्रिंग। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एयर का केस हो, एयर हवा में, हम लोग बाहर मतलब नॉर्मल एटमोस्फेयर में बाहर अगर वेट कर रहे हैं, तो इस पे क्या लगा रहा होगा, एयर, एयर भी तो एक फ्लूइड है ना, एयर बाइंड फोर्स लगा रही होगी इस बॉडी पे Fb। यस सर। तो मैं किस लिख सकता हूं, mg इज इक्वल टू T प्लस Fb। यस सर। यस लिख सकता हूं ना, या फिर T इज इक्वल टू mg माइनस Fb। बट चूंकि हमारा एयर लगा रही है, तो मुझे पता है कि एयर के केस में बाइंड फोर्स को हम लोग ऑलमोस्ट जीरो मान के चलते हैं। क्यों जीरो मान करके चलते हैं, उसका भी रीजन है, क्योंकि बाइंड फोर्स अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। अब रो क्या है अपने वाले केस में, एयर के केस में ऑलमोस्ट 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 टाइम्स लेस देन वाटर। यस सर। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट में हम लोग जीरो मान लेते हैं कि एक्सपेक्टली मतलब जीरो, एक्चुअल में जीरो नहीं है, एक्चुअल में जीरो नहीं है, बट मान लेते हैं क्योंकि वेट कितना होगा, छोटा सा वेट, हम स्प्रिंग वेइंग स्प्रिंग में कितना वेट हम लोग मेजर करते हैं, छोटा सा वेट मेजर करते हैं, तो बहुत ही कम बाइंड फोर्स आती है उस पर अगर आएगी तो इसलिए जो होता है वो टेंशन फोर्स इक्वल्स टू mg। इसलिए जो हम लोगों को, अगर हम लोग इस वेट को अगर हम लोग एयर में यूज कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल करेक्ट वेट देता है, करेक्ट वेट देता है, जो mg है वही देता है। बट अगर ये एपेरेंट वेट मैं लिक्विड में यूज कर रहा हूं, लिक्विड में, वो भी कौन से लिक्विड में, कौन से लिक्विड में बताओ, लिक्विड वही होना चाहिए जिसकी डेंसिटी, जिसमें रो एस जो सॉलिड है जिसका वेट निकाल रहा हूं उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इस केस में अगर ज्यादा है, मैं क्यों कह रहा हूं ये ज्यादा है, ज्यादा होनी चाहिए, सर बाइंड फोर्स सर ऊपर रहेगा ज्यादा है। तो अच्छा बाइंड फोर्स किस केस में नीचे लगता है, नीचे तो लगता ही नहीं कभी नहीं भी। सर ऊपर नहीं मतलब सर, सर क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे, फ्लोट आसिफ आसिफ बताओ क्यों बोल रहा हूं। सर सर क्योंकि सर बॉडी सर फ्लोट नहीं करेगी, सिंक हो जाएगी फ्लोट पानी में। ऊपर जाएगी सर, ज्यादा रहेगी डेंसिटी तो ऊपर रहेगी। हाँ, मतलब अगर डेंसिटी हमारा ज्यादा होगी, तो हमारा जो बॉडी है वो सबमर्ज्ड करेगा ही करेगा। अगर मैंने पानी के अंदर एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया, तो वो नीचे सबमर्ज करेगा ही ना, वो नीचे जाएगा ही जाएगा। क्यों, यस सर। क्योंकि ये इस उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर उसकी मैं डेंसिटी कम ले लेता हूं, या इस पत्थर के टुकड़े जितना बड़ा है, मैं एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेता हूं, तो वो तो ऊपर ही फ्लोट करने लग जाएगा ना। और जब ऊपर यस सर। फ्लोट करने लग जाएगा, तो इस स्प्रिंग में टेंशन क्या आएगी, जीरो। भाई कोई चीज मैं कह रहा हूं, तुम वेइंग स्केल पे एक लकड़ी का टुकड़ा बांध के पानी के अंदर उसका वेट कर सकते हो, नहीं सर, वो फ्लोट करेगा। नहीं कर सकते, वो फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि वहां पे कोई टेंशन ही नहीं आएगी। और मैं तुम्हें बता चुका हूं कि यही टेंशन मेजर करता है स्प्रिंग। यस सर। इसलिए हम लोगों को डेंसिटी, अगर लिक्विड के अंदर वेट कर रहे हैं, तो हमेशा डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए इससे। तो अगर ऐसा केस एग्जिस्ट कर रहा है, तो टोटल T प्लस एफ बी इक्वल टू mg। यस सर। तो अभी हमारे स्प्रिंग में कितना वेट दिखा रहा होगा, कितना वेट दिखा रहा होगा, T इक्वल टू mg माइनस एफ बी। ये रीडिंग तुम्हारे स्केल में आ रही होगी। तो सर ये दिस ऊपर ये टी प्लस एफ बी एस एफ जी है सर, ये ऊपर एफ बी है वो।
FB। ठीक है, तो ये दिखा रहा होगा तुम्हारा। तो ये जो वेट है, जो टेंशन दिखा रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग अपरेंट वेट। मतलब एग्जैक्ट वेट नहीं है ये अपरेंट वेट है जो शो हो रहा है। बात क्लियर है? यस सर। तो ये A हो गया पार्ट, ये B हो गया, ये B का फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। क्या था सेकंड पार्ट? B का सेकंड पार्ट क्या था कि व्हेन रो S इज लेस देन रो, जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस देन हो जाएगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, उस केस में आपको पता है कि टेंशन क्या आएगी, देन mg इज इक्वल्स टू fb हो जाएगा। यहां लग जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, और मुझे पता है कि टेंशन क्या होती है, mg माइनस fb, और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 0। यस सर। तो आप वेट होने के बाद भी वो रीडिंग शो करेगा वेटलेस। वेटलेस। क्लियर है? यस। यस सर। तो इतना ही करें अभी, आगे और करना है? सर इतना बहुत है सर, अच्छी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट रेमेडियल क्लास में करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। देखो नेक्स्ट रेमेडियल क्लास में थोड़ा सा पहले देख के आ जाना इक्विलिब्रियम एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। ये दो चीज देख। सर 1 जनवरी की सर छुट्टी रहेगी या सर क्लासेस चलेंगे सर हमारी? चलेंगी क्लासेस, छुट्टी नहीं होगी, क्लासेस चलेंगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अ सबमर्ज्ड बॉडी और स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। हेलो सर। क्या बताओ? सर कह रहे हैं कुछ सर क्वेश्चंस सर मिल सकते हैं या फिर सर कोई पीपीटी, बिकॉज सर बुक हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही सर। किस चीज के लिए चाहिए क्वेश्चंस? सर जो अभी मैंने आपने 2 क्वेश्चन बताया ना सर। 2 क्वेश्चन बताए। हाँ सर, अभी जो मतलब आपने क्वेश्चन बताया ना एक, हाँ हाँ सर वही कह रहे थे, और अगर सर सॉल्व करना हाँ, हो मैं या भी फिर इसके सर। साथ 2 क्वेश्चन दूंगा, और अभी 2 क्वेश्चन और दूंगा आपको, ये आपको घर से करके लेके आना है। और जहां तक बुक की नोट्स की बात रही, वो क्या नाम, असाइनमेंट तो फर्स्ट यूनिट का अमित सर ने दिया था, वो वाला असाइनमेंट आप सॉल्व कर लो। कर लिया वो वाला असाइनमेंट सॉल्व? मैंने बोला था लास्ट टाइम करने के लिए। सर सर सारे हमारे क्वेश्चन पास लेके नहीं है सर, सर कुछ वो। सर क्या? मिला था, वो कुछ क्वेश्चन कर रहे थे सर, उसमें सारे निकल सारे सर। करो उसके सॉल्व, सारे करो सॉल्व। और कोई बुक की पीडीएफ देखता हूँ मैं, बुक की पीडीएफ होगी तो डाल दूंगा मैं तुम्हारी, जैसे कोई मिलती है बुक की पीडीएफ मैं तुम्हारे ये ग्रुप सर पे डाल। क्योंकि हमारे यहाँ से डिलीवरी नहीं हो पा रही बुक की सर, किसी भी सब्जेक्ट की बुक की नहीं हो पा रही। ठीक है, सही है, डाल देंगे। सर वो असाइनमेंट सर हमारे पास नहीं है सर। आनंद दे देना इनको असाइनमेंट। ओके सर। एक काम करो, ग्रुप पे डाल देना, अपने असाइनमेंट्स डाल दो सारे। ठीक है, ओके। तो वो वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लो सॉल्व, ठीक क्वेश्चंस हैं।